गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज़ क्लास। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी छूट दी गई। आपको जो है लाइसेंस लेना जो है मतलब क्या कर दिया गया, कंपलसरी नहीं था। अब लाइसेंस जो है ओनली 6 इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपलसरी कर दिया गया था। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो कम कर दिए गए थे। सो द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल। जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी, कंट्रोल्स थे, उन्हें क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। ठीक है। दे सिग्नल्ड द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। जो भी पहले लाइसेंस लेना जो ज़रूरी हुआ करता था उसे क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सो लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। लाइसेंस जो है जिनके लिए ज़रूरी था उसकी एक शॉर्ट लिस्ट निकाल दी गई, बाकी सब के लिए जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी वो एबॉलिश कर दी गई। सेकेंड, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते थे बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जब चाहो बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते थे, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, वो सारा बिजनेस एंटरप्राइज के हाथ में था। ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी ख़त्म हो गई। थर्ड, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इजिली गुड्स और सर्विसेज आप इजिली एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग भी मतलब मूव कर सकते थे। इसके रिगार्डिंग भी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या हो गई, रिमूव हो गई। इजिली आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर जा सकते थे। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज थे उसका प्राइस आप खुद फिक्स कर सकते थे। उसके रिगार्डिंग भी फ्रीडम जो है आपको अवेलेबल करवाएगी बिजनेस एंटरप्राइज को। फिर रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी। टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए गए। जो भी अननेसेसरी कंट्रोल थे इकोनॉमी के ऊपर वो भी क्या कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर था वो सिंपल कर दिया गया। साथ ही साथ फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब इजी वे जो है फॉलो किए गए। उसके ऊपर जो भी फॉरेन कैपिटल इंडिया के अंदर आनी थी उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म कर दी गई। सो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो बनाएगी जिसके अंदर आप बिजनेस के ऊपर से जो भी अननेसेसरी कंट्रोल थे, जो रेगुलेशन थी, वो सब क्या हो गई, ख़त्म हो गई। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो भी सेक्टर पहले पब्लिक सेक्टर के अंदर थे उसको रिड्यूस करके अब क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। मीन्स जो भी मतलब प्रोडक्ट्स थे, जो मतलब बिजनेस थे जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थे, वहाँ से पब्लिक सेक्टर ने अपने डिसइन्वेस्टमेंट कर ली और वो इन्वेस्टमेंट किसने करी, प्राइवेट सेक्टर ने करी। सो द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर। ज़्यादा रोल किसको दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को दिया गया इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। और पब्लिक सेक्टर का रोल क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। सो दिस वॉज अ रिवर्सल ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी परस्यूड सो फार बाय द इंडियन प्लानर्स। जो पहले स्ट्रेटेजी फॉलो की गई थी उसको रिवर्स किया गया। सो इसके अंदर क्या किया गया, गवर्नमेंट ने क्या किया, redefine the role of public sector in the new industrial policy of 1991, adopted the policy of planned disinvestment of the public sector and decided to refer the loss making and sick enterprises to the board of industrial and financial reconstruction। means public sector की disinvestment कर दी गई, वो सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए और साथ ही साथ जो एंटरप्राइजेज जो है सिक चल रहे थे, जहाँ पे लॉस हो रहा था, उन्हें जो है बाइफर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाइफर मीन्स बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है। वो क्या करता है, उन सेक्टर्स को, उन एंटरप्राइजेस को वापस जो है खड़ा करने का काम करता है। सो द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो भी सेक्टर पहले पब्लिक सेक्टर के अंडर थे वहाँ से फंड्स को ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दिया गया, वहाँ से मतलब उन सेक्टर्स को क्या कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। सो मीन्स इसके अंदर सारी की सारी ऑनरशिप और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो गई, तो इसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। थर्ड नंबर पे आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टूवर्ड्स द एमर्जेंस ऑफ अ कोहेसिव
ग्लोबल इकोनॉमी। कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड उनको क्या कर देना, आपस में मिला देना। फ्रीली कोई भी पर्सन किसी से भी कोई भी ट्रेड जो है कर सकता है, कुछ भी मंगवा सकते हो, कुछ भी सेंड कर सकते हो। मीन्स सारी इकोनॉमी सारे वर्ल्ड को एक ही तौर पे कन्वर्ट कर देना। मीन्स आप फ्रीली कोई भी इंपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइसेंसिंग जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सब हटा दिए गए। ठीक है, सो द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट ट्रेड लिबरलाइजेशन वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिला। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपस में इंटरेक्शन बढ़ी, आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ी, नेशनल इकोनॉमीज़ की जो फिजिकल जियोग्राफिकल गैप था वो ख़त्म हो गया। अब जो है किसी भी तरह की कोई भी बाउंड्रीज जो है वो नहीं थी। इससे क्या हुआ, दिस हैज़ मेड द पॉसिबल बाय द रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आई। लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ जो भी गवर्नमेंट ने फॉलो करी, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी की डेवलपमेंट हुई। सो थ्रू द पॉलिसी ऑफ 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव द कंट्री टू दिस ग्लोबलाइजेशन पैटर्न। तो इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइजेशन पैटर्न के तौर पे ग्लोबलाइजेशन पैटर्न की ओर क्या हुई, मूव हुई। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये थी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट नंबर पे आता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है, कहते आप सब ने सुना कि आपने देखा भी होगा कि 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपके जो है 500 और 1000 के नोट्स को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। मींस अब वो जो है सर्कुलेटिंग करेंसी जो है आपकी नहीं रहेगी, वो जो है नोट अब इकोनॉमी के अंदर बंद हो चुके थे। ठीक है, इस करेंसी को क्या कर दिया गया, डीमोनेटाइज कर दिया गया, ये वाले नोट्स जो हैं वो डीमोनेटाइज कर दिए गए। ठीक है, सो ये अब आपकी लीगल टेंडर मनी जो है वो काउंट नहीं करी जाएगी। बस आप इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते थे, ओनली अपने बिल्स वगैरह पे करने के लिए, पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते थे। सो दिस लेड टू 86% ऑफ द मनी इन सर्कुलेशन इनवैलिड, जिससे 86% मनी जो है वो क्या हो गई, इनवैलिड हो गई। ठीक है, सो पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स। कहते जो इंडिया के पीपल थे वो क्या करते थे, उनके पास जो भी 500 और 1000 के नोट्स थे वो बैंक्स में जमा करवाते थे। ठीक है, और विड्रॉल के ऊपर उन्हें रिस्ट्रिक्शंस होती थी, करेंसी चेंज करवाने के लिए उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती थी। सो इन अदर वर्ड्स रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट। डीमोनेटाइजेशन का मेन एम क्या था, डीमोनेटाइजेशन का एम था जो भी करप्शन चल रही थी, जो भी काउंटरफीटिंग हो रही थी, तो जो भी इलरेगुलर एक्टिविटीज़ चल रही थी, जो ब्लैक मनी चल रही थी, ठीक है, उन सबको क्या करना था, ख़त्म करना था। ठीक है, ताकि उनका पता चल सके, लोग किसी भी तरह की कोई भी ब्लैक मनी ना करे, कोई भी करप्शन ना करे, उसको रोकने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या करा गया, डीमोनेटाइजेशन करा गया। क्योंकि मान लो अगर किसी पर्सन ने कोई भी ब्राइब लेके 1 लाख रुपीज़ उसने ब्राइब के तौर पे लिए हैं, अगर वो 1 लाख रुपीज़ बैंक में जमा करवाने जाता है तो गवर्नमेंट पूछेगी कि ये पैसा कहाँ से आया। और अगर उस पर्सन सैलरीड पर्सन है, उसके महीने की सैलरी 20,000 है, तो उसके पास 1 लाख रुपीज़ आया कहाँ से। अगर उसके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है, आंसर नहीं है कि ये कहाँ से आया, तो पता चल जाता है कि ये मनी जो है वो 2 नंबर का मतलब पैसा है सारा का सारा। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर कुछ तो उससे पेनल्टी लगा देती है, कुछ टैक्स काट लेती है, तो उस पर्सन के पास वैसे ही कुछ नहीं बचता। तो इस तरह से वो सारा पैसा सरकार के खाते में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब जो करप्शन है, जो काउंटरफिटिंग हो रही है हाई डिनोमिनेशन नोट की, जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, या जो भी ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही है, उन सबको रोकने के लिए क्या करा गया था, डीमोनेटाइजेशन करा गया था। ठीक है, सो फीचर्स क्या है डीमोनेटाइजेशन के, कहते हैं डीमोनेटाइजेशन इज़ व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। मींस ये तो एक तरह का टैक्स को मतलब सेटल करने का मेजर था। जो भी लोगों के पास होल्डिंग होती है, जो भी बैंक्स के अंदर पैसा होता है, वो सारा का सारा ताकि लोग बैंक के अंदर जमा करवाएं। क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों के पास जो पैसा आता था बैंक्स में जमा नहीं करवाते थे या कुछ नहीं करवाते थे ताकि उनको टैक्स से बचा जा सके। पर अब जो है लोग सारा का सारा पैसा वहाँ जमा करवाएंगे, फिर उन्हें एक्सचेंज भी करना पड़ेगा न्यू नोट्स के साथ, और जब एक्सचेंज करेंगे तो उनकी ब्लैक मनी पकड़ी जाएगी, जिससे सरकार टैक्स काटेगी और पेनल्टी भी उन पे चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ। सेकेंड, डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट
on the part of the government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। अब जो है डीमोनेटाइजेशन के बाद पता लग जाएगा कि लोग जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे ब्लैक मनी के तौर पे या दूसरे वे से, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी इस तरह की करेंसी मार्केट में बंद होगी तो उनका ही लॉस होगा। ठीक है, तो वो सारा का सारा पैसा बैंक्स में जमा करवाएंगे, जिससे कोई पर्सन टैक्स जो है वो इवेजन नहीं कर पाएगा। फिर डीमोनेटाइजेशन की वजह से ही कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन ऑल्सो लेड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब जो भी सेविंग्स हैं उनको फाइनेंशियल अच्छे मतलब सिस्टम के तौर पे यूज़ किया जाएगा। जैसे डो मच ऑफ द कैश जो भी हम बैंक्स में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, दैट हैज़ बिन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम इज़ बाउंड to be withdrawn, but some of the new deposit scheme offered by the banks will continue to provide a base loan। अब जो भी पैसा हम बैंक्स में जमा करवाते हैं, बैंक्स क्या करते हैं उसके ऊपर आपको जो है वो पैसा लोन के तौर पे प्रोवाइड भी करते हैं कम रेट्स ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे पैसा जो है वो उनसे पैसा उधार लें। इससे बैंक को क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है ना, मान लो बैंक ने हमसे पैसा 6% हमसे पैसा मतलब हमारा रखा, ठीक है, हमने अपना पैसा बैंक को जमा करवाया तो बैंक हमें 6% जो है इंटरेस्ट पे करता है, और वही पैसा आगे मान लो बैंक किसी और को दे देता है, ठीक है, उधार के तौर पे दे देता है और उससे 10% इंटरेस्ट ले रहा है, तो बीच का जो 4% है ना मार्जिन, वो बैंक की इनकम होती है। ठीक है, तो इससे बैंक की इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अनदर फीचर डीमोनेटाइजेशन का क्या था कि हमारी इकोनॉमी को कैशलेस इकोनॉमी बनाना, ठीक है, ताकि कैशलेस इकोनॉमी बनाया जा सके, कैश लाइट इकोनॉमी बनाया जा सके। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश फॉर्म में ना करें, वो पेटीएम का यूज़ करें, गूगल पे का यूज़ करें, वो इन चीज़ों का यूज़ करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैश जो है वो कैरी ना करें, ताकि जो भी चोरी चकारी होती है या जो भी मतलब कैश डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, वो सब चीज़ें ना हो। ठीक है, लोग जो है डिजिटल इकोनॉमी के बारे में उनको पता चल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेटीएम गूगल पे वगैरह का यूज़ करना वो स्टार्ट करें। ये भी मेन मोटिव था डीमोनेटाइजेशन का। सो ये थे फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा। फर्स्ट है इंटरेस्ट रेट और मनी। ठीक है, कहते हैं इससे क्या होगा, डीमोनेटाइजेशन से क्या है, डीमोनेटाइजेशन जो किया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैश ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन होगी क्योंकि लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दिया। बैंक डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हुए क्योंकि लोग अपने पास रखते ही नहीं थे कैश। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स भी इंक्रीज़ हुई क्योंकि उन्हें उनकी सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट वेल्थ, कहते हैं डिक्लाइन हुई सिंस सम हाई डिनोमिनेटेड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फॉल। कहते हैं क्योंकि जो है हाई डिनोमिनेटेड प्राइवेट वेल्थ है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि जो है नोट सारे के सारे, क्योंकि डिक्लाइन इसके अंदर क्या हुआ, डिक्लाइन सम सिंस सम हाई डीमोनेटाइज्ड नोट वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल। कहते हैं जो है आपके हाई डीमोनेटाइज नोट थे वो रिटर्न नहीं हुए क्योंकि उनको जो है मतलब चेंज ही नहीं किया गया, जिससे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी क्या हो गए, गिर गए। पब्लिक सेक्टर उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। साथ ही साथ डिजिटाइजेशन, सारी की सारी मतलब जो ट्रांजैक्शन थी वो डिजिटल वे में होने स्टार्ट हो गई, तो डिजिटाइजेशन हो गया। रियल एस्टेट प्राइसेस डिक्लाइन हुए उस टाइम के अंदर क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था। टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट के टैक्स जो भी कलेक्शन की इनकम थी उसके अंदर इंक्रीज हुआ। ठीक है, क्योंकि लोगों के पैसा निकल के बाहर आया, जो पैसा बाहर आया गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया, पेनल्टी चार्ज करी, तो गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हुई। तो ये पड़ा इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, सो आज के लिए बेटे इतना ही। कल हम आगे डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये टॉपिक रह गया, ये हम कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बेटा, गुड बाय।